नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हमारा घर हमारा विद्यालय के अंतर्गत लर्निंग आउटकम्स पर आधारित अभ्यास प्रश्न कैसे हल करें यह हम सीखने वाले हैं। आज का वीडियो कक्षा 8 के गणित विषय पर आधारित है। ये अभ्यास प्रश्न आपको ग्रीष्मकालीन जो आपके ऑनलाइन टेस्ट हो रहे हैं उसके लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होंगे। इस वीडियो का उद्देश्य उपचारात्मक शिक्षण है ताकि इन लर्निंग आउटकम्स को आप प्राप्त करके अपनी जो रेगुलर पढ़ाई है उसको सुचारू रूप से जारी रख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। पहला प्रश्न है 27 का वर्ग ज्ञात कीजिए, है ना। वर्ग हम जानते हैं कि जो संख्या हमको दी गई है उसी संख्या में गुणा कर देंगे तो जो गुणनफल होता है वह उस संख्या का वर्ग कहलाता है ना। 27 का वर्ग यानी 27 गुणित 27, है ना। हम 27 में 27 गुणा करते हैं तो गुणनफल आता है 729। ठीक है, इस प्रकार से 27 का वर्ग क्या हो जाएगा 729। ठीक है, किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात करना है तो उस संख्या का उसमें गुणा कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि अनूप की कमाई और उसकी बचत का अनुपात 4:1 है ना। वह अपनी कमाई का कितने प्रतिशत खर्च करता है। देखिए हम मान लेते हैं कि कमाई कितनी है 4 है ना, और बचत कितनी है 1 है, तो खर्च कितना होगा, है ना। खर्च कितना होगा तो हम क्या करते हैं, खर्च के लिए कमाई में से बचत को माइनस कर देते हैं। तो 3 भाग क्या हो खर्च होता है। अब 3 भाग जो खर्च होता है ना, कितनी कमाई है 4 भाग, तो 3/4। हमें पूछा गया है प्रतिशत खर्च। तो किसी भी भिन्न को जब हमें प्रतिशत में बदलना होता है तो हम क्या करते हैं, इसमें 100 का गुणा कर देते हैं। इसके बड़ा कुछ नहीं, एक है 4 से हमने 100 को डिवाइड किया जो कि 25 बार डिवाइड होता है ना। अब 3 में हम क्या करेंगे 25 का गुणा कर देते हैं तो 25 दिया कितना जाता है 75%। यानी वह अपनी कमाई का, है ना, 75% खर्च करता है। कितना करता है 75% खर्च करता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, -3x + 7 = -23 का हल ज्ञात कीजिए, है ना। यह रेखीय समीकरण का प्रश्न है। इसमें देख रहे हैं कि दो पक्ष हैं, बराबर के बाईं ओर बायां पक्ष कहलाता है और बराबर के दाईं ओर दायां पक्ष कहलाता है। ठीक है ना। तो इसमें क्या करते हैं, जो चर राशि है x, इसकी हमें वैल्यू ज्ञात करनी होती है। इसके साथ में जो पद है ना, कौन सा है +7, इसका हम क्या करेंगे पहले पक्षांतर कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा 3x, है ना, = -23। ये प्लस का क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, है ना, क्योंकि पक्षांतर करने पर संक्रियाएं बदल जाती है। प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, गुणा का भाग और भाग का गुणा, ये आपको ध्यान रखना है। तो -3x = हम देख रहे हैं कि दोनों के चिन्ह समान है, माइनस है, तो समान चिन्ह जुड़ जाते हैं और चिन्ह वही आता है, मतलब माइनस है तो माइनस आ जाएगा। 23 में 7 जोड़ते हैं तो आता है 30। ठीक है, अब x की वैल्यू याद करनी है, इसलिए x = -30/-3। माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसिल हो गया, 3 से हमने डिवाइड किया, 3 एकम 3 और 0 के 0, यानी x बराबर कितना हो गया 10, है ना। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू हो गई है, x का हल हमने याद कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल कीजिए 2/13 धन 3/13
धन 7/13। अब देखिए ये यहाँ पर है, तीनों के हर समान है, इसलिए इनका जोड़ना बहुत आसान है। जब हर समान होते हैं तो क्या करेंगे, इनके अंशों को हम जोड़ लेते हैं, यानी 2 धन 3 धन 7 बटे हर समान है, इसलिए 13 के हमने 13 लिख दिया। इनको जोड़ दिया, 2 और 3 कितने होते हैं, 5, 5 और 7 कितने होते हैं, 12। तो 12/13 ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए पाई चार्ट में एक पुस्तक की छपाई पर हुए खर्च को दर्शाया गया है। यदि पुस्तक की कुल लागत 200 रुपये है तो कागज की कीमत कितनी होगी। तो देखिए पाई चार्ट का अध्ययन करने पर हम देखते हैं कि हमें पूछा गया है कागज की कीमत, यानी कागज की लागत हम देख रहे हैं ये कितनी है, 12% है। तो कुल जो पुस्तक की लागत है वो कितनी है, 200 रुपया है। तो हम क्या करेंगे, कागज की लागत निकालनी है, यानी कागज की हमें कीमत निकालनी है। तो क्या करेंगे, 200 का हम निकाल लेंगे 12% का, यानी गुणा, है ना। ये है 12%, तो 12% का मतलब होता है 12/100। ठीक है ना, इस प्रकार से। अब शून्य से हम क्या करते हैं, शून्य को कैंसिल कर देते हैं इस प्रकार से। अब जो संख्या बचती है इनका हम आपस में गुणा कर देंगे। 2 का 12 में गुणा करते हैं तो कितना आता है, 24 रुपये, है ना। ये आपका आंसर कितना हो जाएगा, 24 रुपये, क्योंकि कागज की जो कीमत है वो कितनी होगी, 24 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए पैटर्न को पूरा कीजिए। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर स्टार है और स्टार में ये देख रहे हैं ये वाला भाग कलर्ड है। फिर यहाँ चलते हैं तो एक भाग छोड़ के फिर कलर्ड हुआ है। फिर यहाँ देख रहे हैं आप, एक भाग छोड़ा फिर कलर्ड हुआ, फिर एक छोड़ा फिर कलर्ड हुआ। यही क्रम आगे चलता है तो ये छूट जाएगा और ये वाला हिस्सा कलर्ड हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 जो है ये सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा ठोस बहुफलक का उदाहरण है ना। कौन सा ठोस बहुफलक का उदाहरण है। तो देखिए यहां पर हम देख रहे हैं कि ये 3 आकृतियां दी गई है, जैसे बेलनाकार है, ये शंक्वाकार है, ये घनाकार है और ये क्या है, गोला है ना, स्क्वायर। तो ये ठोस आकृति है, ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय टीम के 11 क्रिकेट खिलाड़ियों की उम्र क्रमशः 26, 27, 31, 35, 22, 19, 21, 20, 23, 27 और 24 है। उम्र का माध्य, बहुलक और माध्यिका ज्ञात करनी है ना। देखिए माध्य भी ज्ञात करना हमको, बहुलक भी ज्ञात करना है और माध्यिका यानी मोड, है ना, मीन, मोड और मीडियन, तीनों ही हमें ज्ञात करना है। तो देखिए जब माध्य हम ज्ञात करते हैं तो माध्य ज्ञात करने का तरीका बहुत ही आसान है। कैसा है ना, माध्य बराबर हम क्या करेंगे, जो आंकड़े आपको दिए गए हैं, है ना, इन आंकड़ों को हम जोड़ लेते हैं। तो इनका ये जोड़ करते हैं, है ना, ये सारे आंकड़े हैं यहाँ पर। तो या तो लिख सकते हैं इनको या डायरेक्ट में जोड़ सकते हैं, जैसे 26 + 27 + 31 + 35 + 22 + 19 + 21 + 20 + 23 + 27, है ना, और +24। ये सारे आंकड़े हमें लिख लिए हैं। ठीक है ना। और इनको गिन के इनकी संख्या हम नीचे लिख देते हैं, कितने हैं, 11 है। इनका हमने जोड़ किया तो इनका सभी का टोटल जो आता है वो 275 आता है। ठीक है ना। अब 275 को हमने 11 से डिवाइड कर दिया तो इनसे कितना आ जाएगा, 25। ये क्या हो गया, आपका माध्य हो गया। अब हम याद करते हैं बहुलक। अब देखिए बहुलक कैसे याद करते हैं, बहुत ही आसान है, उसका नाम ही बहुलक, बहु यानी बहुत से। यानी हम जो आंकड़े है ना ये देखते हैं तो देखते हैं कि इसमें किस आंकड़े की, किस संख्या की आवृत्ति
एक से अधिक बार हुई है, यानी बहुत बार हुई है। जिसकी आवृत्ति सबसे ज़्यादा होगी वही इस प्रश्न का बहुलक हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि इस जो प्रश्न में जो आंकड़े दिए गए हैं उन आंकड़ों में 27 जो है 2 बार आया हुआ है ना। बाकी सारे जो आंकड़े हैं, संख्याएं हैं, वो एक ही बार आई हैं। तो ये 27 क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा बहुलक। ठीक है। अब हमें ज्ञात करना है माध्यिका। अब माध्यिका ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जो आंकड़े ना उनको हम लिखेंगे आरोही क्रम में। कौन से क्रम में, आरोही या अवरोही क्रम में भी आप लिख सकते हैं। आरोही मतलब बढ़ता क्रम, है ना, यानी असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे जो छोटी संख्या होती है वो हम पहले लिखते हैं आरोही क्रम में 19, फिर उसके बाद लिखा 20, उससे बड़ा है 21, फिर 22, है ना, फिर क्या है 23, 24 के बाद में 26, फिर 27 दो बार आया है, ये लिखा हमने 31 और 35 कर लिया। अब इसके बाद देखते हैं कि इनके पद कितने हैं, है ना। पद कितने हैं, 11 हम देखें। तो जो पद है ना उनको हम n के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, 11 है। अब 11 कैसे हैं, संख्या कौन सी है, विषम है। तो जब भी विषम संख्या होती है ना तो हम क्या करते हैं कि n+1/2 वे पद का मान निकालते हैं। ये आपका क्या कहलाएगा, माध्यिका कहलाती है ना। यदि सम है तो बटे बटे में 2 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए ये हमारा फार्मूला है n+1/2। तो n कितना है, 11+1/2, है ना। तो 11 और ये कितना हो गया, 12/2, 2 से मैंने डिवाइड किया 12 को, तो कितना जाएगा 6। यानी छठे पद का जो मान होगा, है ना, वह माध्यिका होगा। तो हम देखते हैं कि छठे पद का मान क्या हो रहा है ना। अब गिनेंगे यहाँ से हम 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, यानी 24। तो ये आपका हो जाएगा मीडियन यानी माध्यिका, जिसको माध्यिक भी कहते हैं, है ना। आगे समझ में, इस प्रकार से हम तीनों चीज याद कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है -5 इंटू 14 और -11 का गुणनफल ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है ना, गुणा करना हमको आता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर -5 इंटू 14 इंटू -11। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इनके चिन्हों को देख लेते हैं, है ना। यहाँ देख रहे हैं ये ऋण का चिन्ह है, ये ऋण है ना। जब माइनस के चिन्ह सम संख्या में हो, मतलब 2, 4, 6, तो उनका गुणनफल हमेशा प्लस में आता है। ये भी आपको ध्यान रखनी है। और यदि माइनस के चिन्ह विषम में आते हैं, मतलब 1 आया, 3, 5, 7, तो उनके गुणनफल में भी माइनस के चिन्ह आ जाएगा। हम ये देख रहे हैं कि माइनस के चिन्ह 2 बार है, यानी सम संख्या में है, इसलिए प्लस का चिन्ह आएगा, और प्लस का चिन्ह हम लगाते नहीं है। तो 14 का 5 गुणा करेंगे, कितना जाएगा 14 पंजे 70, और इसमें हम 11 गुणा करेंगे, 11 सत्ते 77 और शून्य की शून्य, यानी ये आपका गुणनफल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 54,872 का घनमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो अब घनमूल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इसका हम निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे ना। 54,872 का हम निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। इसमें 2 का भाग आता है पहले, तो हम 2 का भाग लगाते हैं। 2 दूनी 4, 2 सती 14, 2 चौक 8, 2 तिया 6 और 2 छः 12, 6 बार, है ना। अब इसमें 2 का भाग फिर जाता है, तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 सती 14, 2 एकम 2, 2 अठी 16। ठीक है ना। अब 2 का भाग फिर जा रहा है, ये 2 का लगाया, 2 छः 12, 2 अठी 16, 2 पंजे 10 और 2 नौ 18। ठीक है ना। अब देख रहे हैं कि 6,859 आया है, और इसमें अब 19 का भाग लगाते हैं, यह अभ्यास संख्या है, तो 19 तिया 57, है ना। इसका भाग लगाते हैं, 361 आता है। फिर 361 में जब 19 का भाग लगाते हैं तो 19 आता है, और 19 एकम 19। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। अब संख्या क्या है, 54,000, है ना, 872। इसके जो अभाज्य गुणनखंड है हम यहाँ पर लिख देते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणित 19 गुणित 19
गुणित 19। ठीक है ना। हमने क्या किया कि इस संख्या के सारे अभाज्य गुणनखंड हमने यहां पर लिख दिए हैं। हमें याद करना है इसका घनमूल, यानी 54,872 का घनमूल निकालते हैं। ठीक है ना। तो घनमूल में क्या करेंगे कि समान अभाज्य गुणनखंडों के तीन तीन के हम क्या बनाते हैं, समूह बनाते हैं, और इस समूह में से एक गुणनखंड हमने क्या किया, बाहर निकाल लिया। अब इनका आपस में गुणा कर देंगे तो 19 दूनी 38। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा कि 54,872 का घनमूल कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हल कीजिए। -36 एट द पावर 3 इज डिवाइडेड बाय 9 एट द पावर 3। ठीक है ना। तो इसको देखिए इस प्रकार से हम करेंगे कि जब दोनों की घातांकी समान है और भाग क्रिया है, तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, -36/9 और इसकी दोनों घातांक हो गया 3 हो गए घातांक। ठीक है ना। अब ये डिवाइड हो रहा है, डिवाइड कर देंगे, 9 एकम 9 और 9 चौके 36। तो ये क्या हो जाएगा, -4 एट द पावर 3। है ना। हम जानते हैं कि जितनी पावर है यानी घातांक है, इस आधार को हम उतनी बार लिख देंगे। है ना। 3 घातांक है तो -4 को हमने गुणा के रूप में 3 बार इस प्रकार से लिख दिया। ठीक है। अब इनका हम गुणा कर देंगे। देखिए माइनस ही देखेंगे 1 2 और 3 है, माइनस की संख्या 3 है। मैंने भी कहा था आपको कि यदि माइनस विषम संख्या में हो और गुणा करना हो तो गुणनफल में माइनस ही आता है ना। अब इनका गुणा का हमने कर दिया, 4 का गुणा 4 में करते हैं, 4 चौक 16 और 16 का गुणा हम 4 में करेंगे, 16 चौके 64। ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना, -64। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। विभिन्न आयु वर्ग के लोगों द्वारा टेलीविजन देखने की अवधि दिए गए आयत चित्र में दिखाई गई है। गलत कथन चुनिए। देखिए प्रश्न को भी हम पहले पढ़ेंगे, निर्देश को पढ़ेंगे, नहीं तो क्या होगा, आप सही कथन चुन लेंगे। तो ये देखना है कि यहाँ पर हमें क्या करना है, गलत कथन चुनना है ना। इस टाइप क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि अब जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आ रही है उसमें स्किल बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है ना। अब रटने का हम नहीं रहा, ऐसा नहीं डायरेक्ट उत्तर हम लगा दिया और हो गया, कैसे किया ये हमको आना चाहिए। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, आप लाइक करना भूल जाते हैं। और यदि अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल रंग में लिखा हुआ है सब्सक्राइब, है ना, उसको आप दबा दें, पास बेल आइकन है वो प्रेस कर दें और ऑल पर सेट कर दिए। यदि आपने पहले सब्सक्राइब कर दिया है तो वहाँ लाल रंग नहीं होगा, है ना, तो उसको बार बार हमको दबाना नहीं है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, उसको हमने बोला सब्सक्राइब करने का तो बच्चे काफ़ी हमारे प्रिय बच्चे होते हैं तो उसको दबा देते हैं। तो देख लें कि यदि आपके इसमें लाल रंग नहीं है, लाल रंग के अलावा भूरा कलर है ना, तो उसको आपको दबाना नहीं है। चलिए हम देखते हैं कि यहाँ पर यह समय दिया गया है घंटों में और नीचे उम्र दी गई है। टीवी देखने का कितना समय, जैसे 0 से 10 उम्र के लोग 3 घंटे टीवी देखते हैं। 10 से 20 जो उम्र के वर्ष की उम्र के जो लोग हैं वे 4 घंटे टीवी देखते हैं। इसी प्रकार से 20 से 30 उम्र वाले 1 घंटे टीवी देखते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब इसके आधार पर आपको 3 या 4 ऑप्शन दिए जा सकते हैं। उसमें से हमें क्या करना है कि देखिए यहाँ पर कभी आता है सही कथन चुनना है, कभी आता है गलत कथन चुनना है। तो प्रश्न को पढ़ें। ओके, देखिए यहाँ पहला दिया है 10 से 20 वर्ष और 40 से 50 वर्ष के आयु के लोग टीवी देखने में बराबर समय व्यतीत करते हैं। तुम्हें देखना होगा 10 से 20 का है, ये 4 घंटे देख रहे हैं और 40 से 50 वाले भी 4 घंटे देख रहे हैं, है ना। तो क्या हो गया, दोनों बराबर समय व्यतीत कर रहे हैं, यानी कथन सही है। हमें क्या करना है, गलत कथन चुनना है। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर सही नहीं हो सकता है। नेक्स्ट, 0 से 10 और 40 से 50। ठीक है ना, ये 0 से 10 कितना है, 3 और 40 से 50 4 घंटे के लोग टीवी देखने में बराबर समय व्यतीत करते हैं, नहीं कर रहे हैं, है ना, कि दोनों का समय अलग अलग है तो बराबर समय व्यतीत नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये हमारा उत्तर सही हो जाएगा। क्लियर, और सही उत्तर मिल गया है, बात खत्म होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। एक शिक्षक ने
ग्राफ पर एक तालिका से मानों को आलेखित किया। फिर उन्होंने अपने 4 छात्रों को एक रेखा ग्राफ बनाने के लिए बिंदुओं को मिलाने के लिए कहा। कौन सा छात्र सही है? देखिए, ये आपको दी गई तालिका, और इस तालिका में सोमवार को जो तापमान था वो 12 डिग्री सेल्सियस था, मंगलवार को 10, बुधवार को 8, गुरुवार को 12, शुक्रवार को 14, शनिवार को 11 और रविवार को 13। ये तालिका दी और फिर उनको कहा गया है कि भैया आप रेखा ग्राफ बनाइए। ठीक है ना? सही बच्चों ने अलग अलग बनाए हैं, तो किसका सही है? तो देखिए, जो आंकड़े दिए गए हैं उन आंकड़ों के अनुसार सीमा का जो रेखा ग्राफ है वह सही है। ठीक है ना? बाकी सबकी जो रेखा ग्राफ बने हुए हैं वे सही नहीं हैं। तो आप भी ध्यान रखें, जब इस प्रकार से हमें आंकड़े दिए जाएं और हमें बनाना हो रेखा ग्राफ, तो आप इस प्रकार का बनाने का प्रयास करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 3 गुने से 1 अधिक है ना? कौन अधिक है? हर। कम कौन है? अंश। ठीक है ना? बात समझ आ रही है ना? यदि अंश, तो क्या है, जो कम होगा उसको हम मान लेते हैं। माना कि हमने क्या माना? अंश x मान लिया है। ठीक है? और हर नीचे आता है, तो हर क्या है? उसके अंश के 3 गुने से। अंश कितना है? x। अब x का 3 गुना कितना हो जाएगा? मतलब x में 3 का गुना कर दीजिएगा आप, तो कितना जाएगा? 3x। ओके, 3 गुने से 1 अधिक है। अधिक का मतलब होता है प्लस, ये हमने लगा दिया प्लस ये। तो जैसा प्रश्न में कहा गया है वैसा हमको करना है। सबसे पहले प्रश्न को ध्यानपूर्वक हमें पढ़ना है। अब जैसा आगे बोले वैसा करेंगे। देखिए, इतना हो गया। अब आगे चलते हैं। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, चलो भैया, ये अंश में हमने 3 जोड़ दिया है ना, और हर में भी 3 जोड़ दिया, तो क्या होगा? संख्या 1/2 हो जाती है। यानी इनका जो मान है वो कितना आ जाएगा? 1/2। बस, हमें क्लू मिल गया। अब आगे हम हल कर लेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, x + 3 बटे, है ना, 3x + 3 और 1 कितने हो गए? 4 बराबर 1/2। अब हम क्या करेंगे? यहाँ तिरछा गुणा कर देते हैं। इसको बोलते हैं हम तिर्यक गुणा या अवरज गुणन, है ना? तो 2 गुणा इसमें करते हैं और 3x + 1 गुणा 1 में करते हैं। तो 1 का गुणा इसमें हमने किया, तो क्या करेंगे? 1 का गुणा करते हैं 3x में, तो 3x आता है, धन 1 चौके 4 बराबर। अब 2 का गुणा हम क्या करेंगे? इसमें करेंगे। 2 का गुणा करते हैं x में, कितना जाता है? 2x, धन 2 तिया 6। अब जो सजाती पद है ना, उनको हम एक तरफ कर लेते हैं। 3x, है ना, ये 2x प्लस वाला है, इसका पक्षांतर करते हैं तो हो जाता है -2x बराबर 6 + 4 है, ये हो जाएगा -4। ठीक है ना? अब 3x में से 2x हम माइनस कर देते हैं, तो बचता कितना है? x बराबर 6 में से 4 हमने माइनस कर दिया, कितना बचेगा? 2। हमें क्या करना है? मूल संख्या। यानी देखिए, ये जो हमारा जो मूल संख्या थी, क्या थी वो, कि जो अंश है ना, वो कितना था? x। और हर क्या था? कि उसके 3 गुने से 1 अधिक, ये संख्या थी। अब हम क्या करेंगे? x की वैल्यू यहाँ रखेंगे। x की वैल्यू कितनी है? 2। अब 3x है, इसका मतलब हुआ कि 3 गुणित x का मान 2 है। इसको इस प्रकार से लिख देंगे ताकि गलती न हो, है ना? ये ध्यान रखना आपको। बराबर क्या हो जाएगा? 2/3 दूनी 6 और 1 7, है ना? ये तो 6 + 1 लिख दिया, तो कितना आएगा? 2/7। तो ये मूल जो संख्या है ना, ये मूल संख्या कितनी जाएगी? 2/7, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। चित्र में दिखाए गए समलम चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, है ना? देखिए, समलम चतुर्भुज में क्या होता है कि आमने सामने भुजाएं समांतर होती है लेकिन बराबर नहीं होती। ठीक है ना? ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो आमने सामने भुजा, अब इसका हमें निकालना है क्या? क्षेत्रफल। तो देखिए, समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जो समांतर भुजा होती है ना, ये भुजा और ये भुजा, इन समांतर भुजाओं का योग कर लेते हैं। योग यानी जोड़।
तो क्या करेंगे 10 धन 7 बटे 2, आधा कर दिया। अब गुणित ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है 5 सेंटीमीटर, तो हमने यहाँ 5 का गुणा कर दिया, ठीक है ना। तो 10 और 7 कितने होते हैं 17 बटे 2 गुणित 5 बटा 1। अब कोई संख्या नहीं कट रही है, कोई बात नहीं है, तो हम गुणा कर देंगे, है ना। 17 पंजे होता है 85, और 85 में 2 का हमने भाग लगा दिया, है ना। ये कितना हो जाएगा 42.5 वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में आता है ना, वर्ग इकाई। तो यहाँ दिया है सेंटीमीटर, तो यहाँ जाएगा वर्ग सेंटीमीटर, है ना। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका आंसर आ गया, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सिमरन 2 साल प्रति वर्ष के हिसाब से 10% प्रति वर्ष की दर से 17,500 रुपये उधार लेती है, ब्याज की राशि ज्ञात कीजिए। देखिए, अब ब्याज ज्ञात करने का हमारा जो फार्मूला है वो क्या है कि ब्याज बराबर, है ना, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100, ठीक है ना। अब मूलधन कितना है, जितना रुपया हम उधार लेते हैं या देते हैं वह कहलाता है मूलधन, ये हो गया 17,500, क्लियर। दर जिस हिसाब से ब्याज लिया जाता है वह कहलाती है दर, 10 है। समय जितने वर्ष के लिए, साल के लिए राशि ली जाती है वो समय कहलाता है, बटे 100, ठीक है ना, ये आ गया। अब शून्य से हमने क्या किया, इस शून्य को कैंसिल कर दिया, और इस शून्य से इस शून्य को कैंसिल कर दिया। अब क्या बचा 1,750 गुणित 2, इसमें हमने गुणा किया, कितना गया 3,500 रुपया, यानी वह जो है सिमरन 3,500 रुपये ब्याज का भुगतान करेगी। अब इसके लिए नीचे ऑप्शन आ सकते हैं, कथन भी आ सकते हैं, ये आपको समझना होगा। मैंने पहले कहा है कि जो नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आ रही है उसके अंतर्गत इस वर्ष से यानी 2023 में जो आपकी एग्जाम होगी वह स्किल बेस्ड क्वेश्चन के आधार पर होगी। अब रटने का काम नहीं होगा, इसलिए हमें क्या करना है, सीखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी समीकरण के दोनों पक्षों को एक शून्येतर संख्या, अब शून्येतर क्या मतलब, शून्य को छोड़ करके कोई भी संख्या से गुणा किया जाता है तो समीकरण का हल अपरिवर्तित होगा। क्या हो जाएगा, अपरिवर्तित, यानी एक समान रहेगा, है ना। तो हल अपरिवर्तित रहेगा, या ये कह सकते हैं कि एक समान रहेगा, ये भी कह सकते हैं कि एक ही समान रहेगा, यानी उसके मान में कोई भी अंतर नहीं आएगा, क्योंकि समान राशि से गुणा करें या समान राशि से भाग करें, यहां पर भाग भी यदि आएगा ना तब भी इसका उत्तर यही आएगा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक त्रिभुज में आधार उसकी ऊंचाई का दुगुना है। कौन दुगुना है, आधार, ठीक है ना। कम कौन है, ऊंचाई। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 64 वर्ग सेंटीमीटर है तो आधार की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। तो देखिए, जब आधार और ऊंचाई यहां पर आती है तो वहां पर होता है हमारा समकोण त्रिभुज। कौन सा होता है, समकोण त्रिभुज, यानी राइट एंगल होता है। तो जब समकोण त्रिभुज होता है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वह सूत्र होता है 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई, ठीक है ना। और यह आपको दिया गया है कितना, 64 वर्ग सेंटीमीटर, ये मैंने दिया पर 64 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये आपको समझाने के लिए, जैसे आप यदि समझ जाएंगे ना तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हल करना हो तो इतना डिटेल आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल शॉर्टकट चलेंगे। लेकिन शॉर्टकट तभी आएगा जब हमको डिटेल आएगा। तो पहले हमें क्या करना है, डिटेल जानकारी प्राप्त करनी है और फिर उसको शॉर्टकट तरीके से हल करना है। तो देखिए 1/2 गुणित आधार कितना है, क्या बोला है कि आधार उसकी ऊंचाई का दुगुना है, ऊंचाई का हमें x है तो आधार कितना हो जाएगा, हमने ऊंचाई x मान ली तो आधार कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। तो आधार हम लिखा 2x, है ना, ऊंचाई x बराबर 64, ठीक है ना। अब क्या करेंगे कि ये 2 से तो 2 आपका डिवाइड हो गया, अब x का x गुणा करते हैं तो बचता क्या है x वर्ग बराबर 64,
ठीक है ना। और वर्ग का पक्षांतर करने पर क्या हो जाएगा, वर्गमूल, है ना। तो 64 का वर्गमूल कितना होता है, 8, क्योंकि 8 यूटी 64, 8 में 8 गुणा करेंगे तो क्या निकल जाएगा, वर्गमूल। और वर्गमूल ज्ञात करना हम सीख चुके हैं। यदि आपको नहीं आता है तो प्लेलिस्ट में जाकर के कक्षा 8 का जो गणित है उसमें वर्गमूल के वीडियो आपको उपलब्ध करवाए गए हैं, तो वहां से आप देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर भी आप कुछ जो प्लेलिस्ट हैं उनको देख सकते हैं, और वहां से आपके मन चाहे वीडियो देख सकते हैं। बहुत सारे वीडियो हैं, NMS एग्जाम के लिए वीडियो है ना, जो कि आपको अभी सितंबर महीने में फॉर्म भरना अपेक्षित है, ठीक है ना। तो वो भी आप कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। उसमें आप यदि पास हो जाते हैं तो 12,000 रुपया प्रतिवर्ष आपको स्कॉलरशिप 4 साल तक मिलती है। उसका वीडियो NMS जो फोल्डर है उसके अंदर मिल जाएगा, वहाँ आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। घन की भुजा 3 सेंटीमीटर है, तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए अब घन तो आप जानते हैं कि ये जो इस प्रकार से मतलब होता है घन, है ना, ये से, और ये है ना, जिसमें 6 फलक होते हैं, और 6 फलक क्या होते हैं, वर्गाकार होते हैं, ठीक है ना। तो इसका हमें ज्ञात करना है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने सूत्र होता है 6 गुणित भुजा का वर्ग, क्योंकि इसका प्रत्येक फलक क्या होता है, वर्गाकार होता है ना। तो भुजा गुणित भुजा, इसका हो गया क्षेत्रफल, और 6 फलक हैं इसलिए हमने 6 का गुणा कर दिया है। बहुत आसान चीज होगी ये। 6 गुणित भुजा कितनी है, 3, तब 3 का वर्ग हो जाएगा, यानी 6 गुणित 3 का वर्ग, नहीं 3 को 2 बार लिखना है गुणा करके, तो गया 6 तिया 18 और 18 तिया 54, यानी 54 वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि हमें ज्ञात करना है क्षेत्रफल। इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेखाखंड की लंबाई 9 सेंटीमीटर है, प्रकार द्वारा दी गई रेखा के लंब समद्विभाजक की रचना के लिए उपयोग की जाने वाली त्रिज्या कितनी होनी चाहिए। देखिए जब भी कोई रेखाखंड होता है ना और उसका हमें लंब समद्विभाजक खींचना होता है, तो हमेशा क्या करते हैं, रेखाखंड के आधे से अधिक की हमें त्रिज्या लेनी होगी। तो यहाँ 9 सेंटीमीटर है, इसका जो आंसर क्या आ जाएगा, 4.5 सेंटीमीटर से अधिक की त्रिज्या होनी चाहिए, है ना। तो अब यहाँ पर नाप आपको दिया है, तो आपने नाप का आधा कर दिया है। और यदि यहाँ ये लंबाई न दी जाए, और यदि ऐसा बोला जाए कि किसी रेखाखंड का लंब समद्विभाजक खींचने के लिए, है ना, त्रिज्या कितनी होनी चाहिए, तो आधे से अधिक, ठीक है। तो जैसे प्रश्न है ना, आप कंसेप्ट को समझ लें, फिर जैसा प्रश्न पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग अपना उत्तर हम तैयार कर सकते हैं, और यदि ऑप्शन आता है तो सही ऑप्शन का हम चयन कर सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि स्किल आप में होना चाहिए, है ना। प्रश्नों को पूरे पढ़ें, सही पढ़ें, केवल उत्तर पर न जाए, है ना। उत्तर कैसे आया ये महत्वपूर्ण है, उत्तर क्या आया ये महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि संख्याएं चेंज होती रहती हैं, शब्दावली चेंज हो जाती है, तो आंसर में अंतर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहिल के पिता की आयु साहिल की वर्तमान आयु की 6 गुनी है, ठीक है ना। छोटा कौन है, साहिल। अब साहिल की आयु कितनी मान ली हमने, इसकी आयु मान ली हमने 100 वर्ष मान ली, ठीक है। क्योंकि जैसे हम पढ़ेंगे ना वैसे हम करते चलेंगे तो ज्यादा आसान होगा। अब पिता की आयु कितनी है, साहिल की 6 गुनी, तो इसके पिता की हम बात कर रहे हैं कि पिता की आयु 6 गुनी, यानी क्या करेंगे, x में 6 का गुणा करेंगे, कितना जाएगा, 6x वर्ष। ओके, चलिए एक चीज हो गई। अब आगे चलते हैं, 6 वर्ष बाद, अब बाद मतलब क्या होगा, जुड़ेगा, है ना। तो क्या करते हैं कि 6 वर्ष बाद जो है, अब इनकी आयु कितनी हो जाएगी, ये अभी वर्तमान में है, हम देख लेते हैं कि 6 वर्ष के बाद में साहिल की उम्र कितनी हो जाएगी। बाद का ये बोला है तो क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे, तो x प्लस 6 वर्ष हो जाएगा, कितना हो जाएगा, x प्लस 6 वर्ष, ठीक है ना। और उसके पिता की कितनी हो जाएगी, भाई वो बढ़ेगी ना, कितनी बढ़ेगी, जो आयु है उसमें 6 जुड़ जाएगी,
बस, और क्या, जितने साल का बोलेंगे उतनी साल की आयु उसमें जुड़ जाती है, ये हो गई। ठीक है। अब प्रश्न अनुसार क्या बोला गया है वो हम लिखेंगे कि 6 वर्ष बाद साहिल की आयु, अब ये साहिल की आयु आपको है x+6, ठीक है ना। पिता की आयु से अनुपात 1/4 है, अनुपात यानी बटे में, इस प्रकार से 6x धन 6 लिखा, तो ये अनुपात क्या हो गया, 1/4 हो गया। क्लियर। अब तरीका वही है, इससे हम क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करते हैं, तिरछा गुणा करते हैं। एक का गुणा किसी भी संख्या में करते हैं तो मान वही आएगा, बराबर। अब 4 का गुणा इसमें करेंगे तो 4 गुणा x में किया तो क्या हो गया, 4x धन 4×6 = 24, ठीक है ना। अब सजाती पद हमने एक तरफ कर लिए तो 6x - 4x, अभी तो आपको समझ में आ गया होगा, है ना, कि माइनस हमने क्यों किया है, 24 - 6, ठीक है। अब 6x में से 4x हमने माइनस किया, बचा 2x, और 24 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 18। तो x बराबर 18/2, 2 से डिवाइड करते हैं, 2 × 9 = 18 बराबर 9, है ना। तो 9 वर्ष ये आयु किसकी आ गई, ये आ गई साहिल की आयु आ गई है। हमसे पूछी गई है साहिल के पिता की वर्तमान आयु, तो देखिए ये वर्तमान आयु कितनी है, 6x वर्ष है, तो ये क्या करेंगे, 6 गुणित x मान कितना है, 9 है, तो 9 का हमने गुणा कर दिया, 6 × 9 = 54 वर्ष, है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो ये साहिल के पिता की वर्तमान आयु हो गई है 54 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई आकृति में कौन सी घूर्णन सममितता है ना, मतलब जब उसको घुमाएंगे अपन तो कहीं पर भी देखेंगे तो इसके दो भाग बन सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर जो है वो 2 सही आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, x वर्ग धन 2x - 3 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ देख रहे हैं कि ये यहाँ 3 पद हैं, है ना, और इसकी अधिकतम घातांक कितनी है, 2 है, ठीक। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे कि जो मध्य पद होता है, बीच वाला पद, इसके हम 2 टुकड़े कर देंगे। कैसे करेंगे ये आप ध्यान से इसको सीख लें। देखिए x वर्ग, अब हमें करना क्या है पहले कि लास्ट में देखना है ये क्या लिखा, -3, ये देखना है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, ऐसी दो संख्या लेंगे, है ना, a और b, कि इनका गुणा हम करें तो गुणनफल कितना आ जाए, गुणनफल आ जाए -3, ठीक है। और इनको यदि जोड़ दें दोनों को, यदि यहाँ प्लस है तो जोड़ेंगे, और यदि माइनस है तो यह माइनस, यानी उनका अंतर ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे, अंतर ज्ञात करेंगे, a - b कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। क्लियर। यहां हमको देखना है कि चिन्ह कौन सा है, प्लस का है या माइनस का है। यदि प्लस है तो जोड़ेंगे, और माइनस है तो घटाएंगे, ये दोनों को ध्यान रखना है, ये जोड़ के लिए था और ये माइनस के लिए था, ठीक है ना। अब क्या होता है कि इसमें हम दो संख्या कौन सी लेंगे कि गुणा करने पर 3 आ जाए और घटाने पर 2 आ जाए, तो 3 एकम 3, है ना भैया। देखो अब 3 एकम 3, इन 3 में हमने 3 का गुणा किया, 1 का गुणा किया, कितना आया, 3 आया, और इनका अंतर 3 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा, 2 आएगा। यानी हमारे जो ये शर्त हैं इसको पूरी कर रहे हैं ये, ठीक है ना। इसके गुणनखंड ज्ञात कर लें, और गुणनखंड ज्ञात करने के बाद ये दोनों शर्तें एक साथ पूरी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, प्लस है तो हमने प्लस लिख दिया। अब इनका अंतर ज्ञात करना है तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, ये 3 - 1 x -3, क्लियर, है ना। ये समझने के लिए, ये प्रश्न लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये आपको मैंने समझाने के लिए बताया गया है, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ आगे करते हैं, तो x वर्ग प्लस x गुणा हमने 3 में किया, 3x, माइनस x गुणा 1 में किया, x आ गया -3। अब ये दोनों पद लेंगे, और इन दोनों पदों में से एक कॉमन जो निकल रहा है, कॉमन यानी महत्तम समापवर्तक, वो निकाल लेते हैं। तब देख रहे दोनों कॉमन क्या है, x कॉमन है, हमने x को बाहर निकाला, बचा क्या x, तो x वर्ग में हम x को बाहर लगाते हैं ना, तो
एक्स बचता है। एक्स वर्ग का मतलब क्या होता है, एक्स गुणित एक्स, ये हमें पता है। अब भाग लगाते हैं, इसको डिवाइड करते हैं एक्स से। देखिए तो एक्स से एक्स क्या हो गया, कैंसिल हो गया ना, ये क्या बचा, एक्स, ये हम लिया। क्लियर। इस प्रकार से आप भाग करके देख सकते हैं धन। अब 3x में x भाग लगाना है, या इस प्रकार से आप रफ कार्य कर लें। ये 3x में हमने क्या किया, x का भाग लगाया, ये x से x कैंसिल हो गया, कितना हो जाए 3, ये लिख दिया। अब दोनों में कॉमन कुछ नहीं है, मतलब एक है तो -1 है ना। और कोष्टक के पहले जब माइनस चिन्ह आ जाता है ना, तो बाद वाले जो चिन्ह आते हैं वे बदल जाते हैं, नहीं प्लस का माइनस और माइनस का प्लस हो जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ कितने पद हो गए, 2। मैंने आपको कहा है कि पद या तो धन से या ऋण से बनते हैं, है ना। जब तक धन का चिन्ह या ऋण का चिन्ह नहीं आएगा, है ना, पद चेंज नहीं होता, ये पूरा एक पद है। अब दोनों पदों में कॉमन क्या है, हम देख रहे हैं x+3 इस पद में भी है और x+3 इस पद में भी है, तो हमने दोनों में से कॉमन निकाल लिया। क्या निकाला, x+3 निकाला ना। अब बचा क्या, x, जो बचा हुआ है हम लिख देंगे, और यहाँ क्या बचा, -1 बचा। तो ये दो इसके क्या हो गए, गुणनखंड यानी फैक्टर हो गए। क्लियर, बहुत आसान तरीका है, इसको आप आराम से देख सकते हैं। यदि कम समझ में आया ना, तो वीडियो थोड़ा रिप्ले कर लीजिएगा, समझ में आपको आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं की लंबाई 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। समांतर चतुर्भुज का परिमाप ज्ञात करना है। देखिए समांतर चतुर्भुज इस प्रकार से आता है, आप देखते हैं, है ना। ऐसा बना लेते हैं समझाने के लिए, ये ऐसा है ना। ठीक है, जो आयत होती है ना, आयत में क्या होता है कि चारों कोण समकोण होते हैं। बस आयत को आप दाएं या बाएं घुमा दीजिएगा, आपका बन जाएगा समांतर चतुर्भुज इस प्रकार से। तो आसन्न भुजाएं मतलब ये भुजा और ये भुजा कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, और ये भुजा कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। ये कहलाती है आसन्न भुजाएं, यानी जब दोनों भुजाओं का एक बिंदु उभयनिष्ठ होता है, यानी कॉमन होता है, ठीक है ना, तो ये भुजाएं आसन्न कहलाएगी। हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है ना। ये भुजा और ये भुजा हो गई बराबर, ये भुजा और ये भुजा हो गई बराबर। हमें ज्ञात करना है परिमाप। अब परिमाप में क्या होता है, आकृति चाहे कोई सी भी हो, उसकी सभी भुजाओं का योग हम ज्ञात कर लेंगे। तो हम ये देखते हैं 15 है, 15 धन 10 धन 15 धन 10, ठीक है ना। ये सारी भुजाओं का हमने योग ज्ञात कर लिया, कितना गया, 15 10 25 और 15 40 और 10 50, यानी 50 सेंटीमीटर। इसका हो गया है परिमाप। परिमाप बने ये सभी भुजाओं की लंबाई का योग इस प्रकार से, ये है ना। अब इसका उपयोग क्या करते हैं, जब कोई खेत है, प्लाट है ना, या कोई जगह है जिसके चारों तरफ हमें क्या करनी होती है, बाउंड्री वॉल करना होती है, चाहे कटीले तार लगाना होते हैं, है ना, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वहां पर हमें निकालना होता है परिमाप। या किसी साड़ी के ऊपर चारों तरफ जो है दरी है ना, कोई किनोर बॉर्डर ऐसा लगाई जाती है, जो भी चीजें हैं, तो वहां पर हमें परिमाप का उपयोग करना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही ठोस के दो दृश्य आपको दिए गए हैं, यह ठोस कौन सा है, तो यह ठोस है बेलन। कौन सा है ये, बेलन। क्यों, कि जब ये आयत है ना, इसको हम क्या करेंगे कि ऐसे मोड़ेंगे ना, तो ये बन जाएगा क्या, बेलन बन जाएगा, और बेलन के नीचे ये जो वृत्ताकार क्षेत्र है ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया आपका, बेलन हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्णों की लंबाई 20 सेंटीमीटर और 2.2 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, 2.2। देखिए संख्या यहाँ पर कम ज्यादा हो सकती है ना, 22 भी हो सकती है ना, क्या हो सकती है, 22 भी हो सकती है। तो हमें दोनों प्रकार से कर लेंगे ताकि आपको दिक्कत ना आए। ठीक है, तो देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है, जब विकर्ण आपको दिए जाए तो क्या हो जाएगा, 1/2 गुणित d1 गुणित d2। d1 का मतलब होता है पहला विकर्ण, और d2 का मतलब क्या हो गया, दूसरा विकर्ण। अब क्या करेंगे, इनके हम यहाँ पर रख देंगे मान। d1 कितना है, 20 सेंटीमीटर है, और d2 2.2 है। ठीक है, इनका बटा कुछ नहीं है, हम एक लिख सकते हैं, 2 से डिवाइड किया हमने 10, इनका गुणा कर देंगे 10 गुणित
2.2 बराबर कितना आ जाएगा 22 वर्ग सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर का हम घातांक भी लगा सकते हैं या वर्ग लिख भी सकते हैं। ठीक है ना। यदि मान लीजिए कि ये हटा करके आपको 22 दे दिया है तो क्या करेंगे, देखिए आसान हो जाएगा, 1/2 वही D1 है ना, D2 इनका बटा कुछ नहीं है तो 2 से डिवाइड किया 10 बार है ना, और 10 का हमने मल्टीप्लाई कर दिया 22 से तो कितना आ जाएगा 220 वर्ग सेंटीमीटर है ना। तो देखिए अब यदि आपने उत्तर रट लिया तो काम नहीं चलेगा, ये संख्याएं थोड़ी चेंज हो जाएगी ना, इस प्रकार से इसके आंसर में भी अंतर आ जाएगा। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1/5 और 1/3 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए यहाँ पर 1/3 और 1/5 ये दो दिया है, 1/5 और 1/3 इनके हर समान नहीं है, अंश समान है लेकिन हर समान नहीं है। तो हमें क्या करना होगा कि इनके हर समान करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें 3 का गुणा कर देते हैं है ना, कि जब अंश और हर में समान राशि से गुणा किया जाता है तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो 3 एकम 3 और 3 पंजे 15, इसका गुणा करेंगे 3 एकम 3 3 तिया 9। तो हम देख रहे हैं कि इनके बीच की जो परिमेय संख्या है वो कौन सी हो जाएगी, देखिए 3/15 और 3/9, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 3/14 है ना, 3/13, 3/12, 3/11 है ना, और 3/10। ठीक है, ये 9 10 11 12 13 है ना, होगी 5, 1 2 3 4 5। इस प्रकार से हम इसको हल कर सकते हैं। यदि ये हर समान है ना, हर समान है तो फिर क्या करेंगे, जितनी हमें परिमेय संख्या याद करनी होती है ना उससे एक अधिक संख्या का गुणा कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईश्वर ने एक स्टोर से 25,000 रुपए में एक टीवी 20% छूट पर खरीदता है। छूट कितनी है, डिस्काउंट 20% है ना। टीवी का अंकित मूल्य याद करना है, खरीदा है, छूट के बाद ये कीमत है कितनी 25,000 रुपया। तो देखिए अब यहाँ क्या हुआ है, दुकानदार के लिए ये मूल्य कौन सा है, विक्रय मूल्य है, और जो खरीदार है उसके लिए क्या है, ये क्रय मूल्य, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए अंकित मूल्य ज्ञात करना होता है ना, तो अंकित मूल्य ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, हम उसको थोड़ा समझ लेते हैं ताकि प्रश्न आसानी से हो जाए, और डायरेक्ट भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम समझ लेंगे कैसे। अंकित मूल्य बराबर क्या हो जाएगा कि विक्रय मूल्य है ना गुणित 100। ठीक है, अब ईश्वर ने खरीदी और स्टोर ने बेची तो स्टोर के लिए क्या हो गया, ये विक्रय मूल्य हो गया बटे 100 ऋण है ना छूट प्रतिशत, यानी छूट जितने प्रतिशत दी गई ना वो यहाँ आ जाएगी। आगे समझिए कैसे, देखिए विक्रय मूल्य है 25,000, हमने यहाँ लिखा 25,000 गुणित 100, ठीक है ना, बटे 100 माइनस प्रतिशत छूट कितनी है 20, ये हमने इसमें से क्या करेंगे, इसको माइनस पे ले करेंगे तो यहाँ लिख देंगे 25,000 गुणा 100 बटे 100 में से हम क्या करेंगे 20 को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 80। अब ये शून्य से हमने ये शून्य को कैंसिल कर दिया, ठीक है, और 8 से हमने इसको डिवाइड करते हैं है ना, इसको 8 से डिवाइड करते हैं, 8 से डिवाइड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 8 तिया 24, ठीक है ना, बचा 1 10 हो गए, 8 एकम 8 है ना, बचे 2 20 हो गए, 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40, ठीक है, ये काट दिया हमने, ठीक हो जाएगा 3,125 गुणित 10, ये लिखा हुआ 10 हमने गुणा कर दिया तो ये हो जाएगा 31,250, ये इसका अंकित मूल्य यानी फेस वैल्यू है ना, जो उसके ऊपर लिख रहे थे जिसे हम कहते हैं ना चालू भाषा में एमआरपी, एमआरपी मतलब वही अंकित मूल्य होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंपनी
चॉकलेट पाउडर को बेलनाकार, है ना, कंटेनर में पैक करती है। कैसे? बेलनाकार कंटेनर में। अब इस कंटेनर की ऊंचाई यानी h, है ना, और व्यास, है ना, अब व्यास का आधा होता है त्रिज्या, ये मुझे रखना है। व्यास दिया है लेकिन हमें ज्ञात करनी है त्रिज्या, त्रिज्या ने r, तो ये हमेशा व्यास का आधा होती है। व्यास में से हम क्या करें, 2 का भाग लगा देंगे ना, तो आधा हो जाएगा। ये 10 सेंटीमीटर हो गई त्रिज्या, और ऊंचाई कितनी है? 14 सेंटीमीटर। ठीक है ना। पूछा क्या गया है कि ऐसे 10 कंटेनरों में कितना चॉकलेट पाउडर आ सकता है, यानी इसमें कितना आ सकता है, कैपेसिटी ज्ञात करनी है, यानी उसकी धारिता ज्ञात करनी है। धारिता यानी आयतन का सूत्र लगेगा। तो बेलन का जो आयतन का सूत्र होता है वो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। हम जानते हैं कि पाई का मान कितना होता है? 22/7। ये हम लिख दिया 22/7। आर यानी त्रिज्या, व्यास का आधा होती त्रिज्या, ये आपको ध्यान रखना है। कितनी? 10। अब वर्ग है यानी इसको 2 बार लिखना है, 10 गुणा 10। ठीक है ना, इस प्रकार से। और एच कितना है? 14 है। लिख दिया। अब 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14। अब जो संख्या बची है उनको यहाँ लिख लेंगे 22 गुणित 10 गुणित 10 गुणित 2। ठीक है ना। तो 22 में 10 गुणा कितना हो गया? 100 गुणा 2, 22 दूनी 44 गुणित 100, है ना, ये कितना हो गया? 4400। लेकिन हमें 10 कंटेनर याद करना है, तो क्या करेंगे? 4400 में 10 का गुणा कर देंगे, ये कितना हो जाएगा? 44,000, है ना, घन सेंटीमीटर, क्योंकि आयतन है ना इसलिए घन सेंटीमीटर पाउडर इसमें आएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे सुनिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यात्रा शुरू करने पर एक कार में 20 लीटर पेट्रोल है। 320 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद 4 लीटर पेट्रोल बचा है, यानी ये खर्च कितना हुआ पेट्रोल, ये हमको देखना है। 20 में से 4 बचा है, माइनस कर दिया, यानी यह 16 लीटर जो पेट्रोल है ना वह खर्च हुआ है। और इस 16 लीटर में गाड़ी कितनी चली, कार, है ना, 320 किलोमीटर। ठीक है ना, कितनी चली? 320 किलोमीटर। तो हम ये देख लें कि 1 लीटर में वह कितनी चली, तो 320 में हम क्या करेंगे? 16 का भाग लगाते हैं, है ना, तो 16 कम 16, 16 दूनी 32 बराबर 20, यानी 1 लीटर में वह 20 किलोमीटर चली। क्लियर। अब क्या बचा है कि पेट्रोल का स्तर 0 तक पहुंचने में, यानी खत्म होने तक बचा कितना पेट्रोल? 4 लीटर पेट्रोल बचा हुआ है। तो इस 4 लीटर में कितनी गाड़ी चलेगी ये हमें ज्ञात करना है। तो ये 1 लीटर में चलती है 20 किलोमीटर, तो 4 लीटर में कितनी चलेगी? 20 चौक 80 किलोमीटर, है ना, इतनी गाड़ी यानी कार आगे जा सकती है, ये हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि इस वीडियो में जो प्रश्न दिए गए हैं वे आपके लिए काफ़ी लाभदायक, हेल्पफुल रहे हैं और आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल रंग में लिखा हुआ है सब्सक्राइब, तो आप इसको दबा दें। यदि आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो उसके लिए आपको धन्यवाद, और बेल आइकन को प्रेस कर दें, है ना, और ऑल पे सेट कर दें। यदि आप अपने दोस्तों को भी चाहते हैं कि वे भी वीडियो देखें तो उन्हें भी शेयर कर दें, ताकि वे भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।